लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में चाचा भतीजे के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि पार्टी टूट के कगार पर पहुंच गई है। अपनी ही पार्टी में अकेले पड़ चुके हैं चिराग पासवान। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन्हें चाचा पशुपति पारस गुट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया है। वहीं चिराग ने पारस समेत 5 सांसदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने धोखा दिया है हमारे माननीय नेता चिराग पासवान जी को। पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा विभीषण भरने का काम किया है। असली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी माननीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। चिराग पासवान के खिलाफ बगावत की जो चिंगारी पार्टी के भीतर से उठी, वो अब आग बनकर धधक रही है। विरोधी धड़ा और पासवान के समर्थक आमने सामने आ गए हैं और सियासत की सीधी लड़ाई सड़क तक आ गई है। पटना में ये हंगामा उस रामविलास पासवान की पार्टी के दफ्तर पर हो रहा है जिसे राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता था। लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान घर से ही उठे सियासी तापमान को नहीं भाप पाए और चाचा ने उन्हें अब पार्टी में पूरी तरह से किनारे लगा दिया है। पहले चिराग को संसदीय दल के नेता के पद से हटाया गया और अब उनसे पार्टी अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया। एक व्यक्ति एक पद के संविधान का नियम का पालन करते हुए श्री चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से आज हटाया जाता है। दल के वरीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज सिंह उर्फ सूरज भान सिंह जो पार्टी के सांसद भी रहे हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया है। चिराग से पार्टी अध्यक्ष का पद छीना गया तो उनके समर्थक इस अपमान को सह नहीं पाए और पटना में एलजेपी दफ्तर के बाहर पहुंचकर हंगामा करने लगे। लोक जनशक्ति पार्टी में मचे बवाल के बाद आज चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में यहाँ अंदर घुस गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जो 5 सांसद हैं एलजेपी के, उनकी तस्वीरों को यहाँ पर जो है जलाया जा रहा है। गुस्सा चिराग के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सभी सांसदों पर फूटा और पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में सांसदों के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। कार्यकर्ता गुस्से में हैं और चिराग के खिलाफ इस साजिश के पीछे नीतीश कुमार का हाथ बता रहे हैं। जदयू के बहकावे में आकर करके और जदयू ने नीतीश कुमार ने जो काम किया ललन सिंह का साथ लेकर के और पार्टी और परिवार के द्वारा एक बेटा समान जो थे पशुपति के बेटा समान चिराग पासवान, उन पर पीठ में खंजर और कटप्पा विभीषण भरने का काम किया है। चाचा भतीजा की जंग की स्क्रिप्ट तो उस समय लिखनी शुरू हो गई थी जब रामविलास पासवान ने अपने बेटे चिराग को पार्टी की कमान सौंप दी थी। आग में घी तब पड़ा जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। पशुपति पारस इस फैसले से आहत थे तो वहीं जेडीयू घात में थी। मौका मिला तो चाचा ने पार्टी में तख्ता पलट कर दिया। चिराग अपनों से घिरे तो कांग्रेस और आरजेडी इसे बड़े मौके के रूप में देखने लगी और चिराग को साथ आकर लड़ाई लड़ने की पेशकश कर दी। जिस तरह से लोगों ने उनको खंजर भोंका है चिराग पासवान के पीठ में, लोगों का एक ही बात कहना है कि तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान हैं और चिराग पासवान नौजवान हैं। दोनों आदमी कदम से कदम मिलाकर आगे की राजनीति करें। बिहार की राजनीति तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने में मदद करे और वो केंद्र की राजनीति करे। मैं समझता हूँ चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के विरासत के उत्तराधिकारी हैं। भले ही उनके एमपी उनसे टूट के चले गए, लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश उनके खिलाफ, उनके पार्टी के खिलाफ किया है, ये वक्त का तकाजा है। उन्हें कांग्रेस आरजेडी से हाथ मिलाना चाहिए। पार्टी में अकेले पड़ चुके चिराग पासवान अभी चुप हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पार्टी में उठे इस घमासान की परतें खोलेंगे। शायद तब ये सामने आ सके कि आखिर एलजेपी में चिराग के तख्ता पलट का असल सूत्रधार कौन है। पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। भारत में अब तक की सबसे जानलेवा दूसरी लहर की वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट था। डब्ल्यूएचओ ने इस वेरिएंट को सबसे खतरनाक
4 वेरिएंट की श्रेणी में रखा है, लेकिन अब इसका एक और नया वेरिएंट डेल्टा प्लस भी सामने आया है। वैज्ञानिक वायरस के इस नए वेरिएंट को ज्यादा ताकतवर और खतरनाक बता रहे हैं, जिस पर तमाम दवाएं भी बेअसर हो सकती है। हमारा सामना एक ऐसे वायरस से है जो न सिर्फ रूप बदलता है, बल्कि लगातार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर भी हो रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में तबाही मचाने वाले वायरस के डेल्टा वेरिएंट का नया अवतार डेल्टा प्लस सामने आ गया है और ये ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर डेल्टा प्लस शरीर में पहुंच गया तो तमाम दवाओं को बेअसर कर देता है। कोरोना मरीजों पर जबरदस्त असर रखने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल, जिसकी कीमत 60,000 रुपए है, वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट पर असर नहीं दिखाती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा 2 दवाओं का मिक्सचर है। ये दवा कोरोना वायरस पर काफी असरदार मानी जा रही है। इस दवा की ट्रंप ने बहुत तारीफ की थी, लेकिन विश्व विख्यात दवा भी डेल्टा प्लस वायरस के सामने टिक नहीं पाएगी। पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज समथिंग व्हिच साइंस शुड वॉच। सबसे अहम बात कि ये एक वेरिएंट ऐसा है जो भारत में दिए जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट को नकारात्मक साबित कर रहा है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका एक इंजेक्शन का जो दाम है वो 60,000 रुपए से ऊपर है। काफी महंगा ट्रीटमेंट है और उसको भी कहा जा रहा है ये वायरस नकारात्मक साबित कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइजर या एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड टीकों की 2 खुराक डेल्टा वेरिएंट पर कारगर हो सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फाइजर की 2 खुराक लेने से संक्रमण होने के बावजूद अस्पताल जाने की आशंका 96% तक कम हो जाती है, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक लेने पर अस्पताल जाने की आशंका 92% तक कम हो जाती है। इसको रोकने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वैक्सीन्स। अभी हाल ही में जो नतीजे आए हैं हमें ये देखने को मिल रहा है, अगर 2 डोज कोविशील्ड का लिया जाए, जिसको हम एस्ट्राजेनेका के नाम पे इंग्लैंड में दे रहे हैं, उसको 2 डोज लेने से 70% लोगों में हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन के असर से जुड़े और गहरे रिसर्च भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल कम से कम डेल्टा वेरिएंट पर 2 वैक्सीन के कारगर होने की बात तो सामने आ ही गई है। 7 जून तक दुनिया भर में डेल्टा प्लस संक्रमण के 63 मामले सामने आए थे। कनाडा, जर्मनी और रूस में 1-1, नेपाल में 2, स्विट्जरलैंड में 4, भारत में 6, पोलैंड में 9, पुर्तगाल में 12, जापान में 13, अमेरिका में 14 और यूके में 36 केस सामने आए हैं। हालांकि महामारी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि फिलहाल भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में डेल्टा प्लस का इन्फेक्शन 6 मरीजों में ही मिला है। यह जो डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है वो बहुत ही छोटी संख्या में सैंपल्स में पाया गया है, लेकिन साथ में हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें जीनोमिक सीक्वेंसिंग को इम्प्रूव करना है, तभी हम इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं उनको पहचान पाएंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकेंगे। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट वैज्ञानिकों के फोकस में रहेगा। जब तक इसकी काट ना निकाल ली जाए तब तक 3 ही उपाय हैं: मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। डेल्टा प्लस ने सिर्फ भारत में ही चिंता नहीं बढ़ाई है, इसने दुनिया के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है। ब्रिटेन ने लॉकडाउन 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। वहीं यूरोप में लॉकडाउन से राहत देने में जल्दबाजी न करने की हिदायत दी गई है। पूरी दुनिया आज भी कोरोना वायरस से डरी हुई है। अब भी अलग अलग देशों में वायरस म्यूटेट हो रहा है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। जहां तक भारत में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात है तो ये वेरिएंट सिर्फ भारत में ही नहीं मिला है। डेल्टा प्लस वेरिएंट अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और रूस के साथ दुनिया के 10 देशों में मिला है। एक अध्ययन के मुताबिक इंग्लैंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 36 मामले सामने आए। इनमें से अधिकांश मामले दूसरे देश से आने वालों के हैं। ये लोग नेपाल, मलेशिया और सिंगापुर से ब्रिटेन पहुंचे थे।
इस नए वेरिएंट के साथ ही डेल्टा वेरिएंट के लगातार सामने आ रहे मामलों की वजह से ब्रिटेन ने लॉकडाउन से जुड़ी पाबंदियों को 19 जुलाई तक बढ़ा दिया है। पहले इसे 21 जून को खत्म किया जाना था। We will monitor the position every day, and if after 2 weeks we have concluded that the risk has diminished, then we reserve the possibility of proceeding to step 4 and a full opening sooner. As things stand, and on the evidence that I can see right now, I'm confident that we will not need more than 4 weeks, and we won't need to go beyond July the 19th. दरअसल हाल के हफ्तों में उस डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन में नए मामलों में तेजी आई है, जो भारत में सबसे ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार है। ब्रिटेन में तेजी से बढ़ते नए मामलों से जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट 60% ज्यादा तेजी से फैलता है। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने ब्रिटेन में तीसरी लहर की चेतावनी दी है। सोमवार को ब्रिटेन में कोरोना के 7,742 नए केस सामने आए, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। पीएम जॉनसन के मुताबिक ब्रिटेन में नए मामले हर हफ्ते 64% की दर से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अस्पतालों के आईसीयू में भी मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वायरस को मात देने के लिए ब्रिटेन धुआंधार रफ्तार से वैक्सीनेशन कर रहा है, मगर डेल्टा वेरिएंट ने उसके साथ साथ यूरोप के कई देशों की नींद उड़ा रखी है। स्पेन में चेतावनी दी गई है कि डेल्टा वेरिएंट 6 से 7 हफ्तों में देश में संक्रमण का सबसे बड़ा कारण होगा। सितंबर में भारत में मिला डेल्टा वेरिएंट अब तक 53 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। आज तक ब्यूरो। अब अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में 16.5 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लग रहे थे। अब जमीन बेचने वाले कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने 20 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद ली है। ऐसे दावे और तमाम सवालों को लेकर आज तक ने जमीन से जुड़े लोगों से बात की। उनकी जुबानी जमीन की कहानी आपके सामने। इधर उधर की बात छोड़ के इन चंदा चोरों को जेल में भेजना चाहिए। हमने ट्रस्टियों को कहा है कि माफी पे मत छोड़ना, इसको इसकी परिणति तक पहुंचाना। विवाद से तो भगवान राम के जन्मभूमि को बहुत लंबे समय से 500 वर्षों तक ऐसे विवाद पैदा करने वाले लोगों से जूझना पड़ा है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की अभी नींव भी ठीक से भर नहीं पाई है। निर्माण अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है, लेकिन इसी बीच जमीन खरीद में घोटाले के आरोपों ने तहलका मचा दिया है। आरोप सीधे राम मंदिर निर्माण का जिम्मा संभाल रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए करोड़ों लोगों ने अपना पेट काट के, महिलाओं ने गहना बेच के, कर्मचारियों ने, आम आदमी ने हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया, और उस चंदे में लूट करने वाले चंदा चोरों को जेल होना चाहिए। इनकी फालतू की बेफजूल की बातों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी चोरी पकड़ी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की खरीदी गई जिस जमीन पर विवाद हुआ है, पहले वो जमीन देख लीजिए। इस जमीन पर अभी अमरूद का बाग लगा हुआ है। ये जमीन 12,080 वर्ग मीटर यानी 1.208 हेक्टेयर है। जमीन प्रस्तावित राम मंदिर से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगा है। आरोप है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 2 करोड़ रुपए कीमत वाली जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदी। सिर्फ 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। इस विवाद की हकीकत जानने के लिए आज तक ने पूरे मामले की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें इस जमीन के 4 मालिक सामने आए। जमीन के पहले मालिक जावेद आलम हैं, जिन्होंने 2009 में जमीन बेचने की सोची। 2011 में उन्होंने 1 करोड़ रुपए में सौदा किया। 6 महीने बाद सर्कल रेट बढ़ाने से जमीन 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक को बेच दी। कुसुम पाठक ने उस जमीन को रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को उतनी ही कीमत पर बेच दी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से ये जमीन खरीदी। ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में ये जमीन खरीदी। हमने 2011 में कुसुम पाठक एग्रीमेंट किया, हरीश पाठक कुसुम पाठक एग्रीमेंट मैंने किया था, और उसके बाद रजिस्ट्री 2017 में हुई और 2 करोड़ में रजिस्ट्री हुई। और कुसुम पाठक हरीश पाठक ने उसको सुल्तान अंसारी को
दिया कि सुल्तान अंसारी ने ट्रस्ट को, राम मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने दिया। ये जो बवाल चल रहा है, जो आज की जो कीमत है अयोध्या में जमीन आसमान छू रही है। नहीं, मैं सवाल आपसे पहले पूछ रहा हूँ कि आपने जमीन कुसुम पाठक को कितने में बेची? कुसुम पाठक को मैंने 2 करोड़ में दिया। कौन सा साल था? 2017 जी। एग्रीमेंट में यही लिखा था? नहीं, एग्रीमेंट में कम था। कितना था? 1 करोड़ था। कब, कौन सा साल? 2011। और ये हैं प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी, जिनका नाम इस जमीन खरीद में उछला है। ट्रस्ट ने सुल्तान अंसारी से ही जमीन खरीदी है। सुल्तान अंसारी ने ये कहा कि वो बहुत पहले से इस जमीन को लेकर ट्रस्ट के साथ संपर्क में थे और इस जमीन में पहले से जितने मामले या जितने अग्रीमेंट चल रहे थे उन सबों को क्लियर कराकर इसे बेचा गया है। इसलिए सिर्फ 5 मिनट की बात नहीं है, ये प्रोसेस कई महीनों का है जब इस जमीन को बेचा गया है। सुल्तान अंसारी का कहना है कि कुछ ही सालों में अयोध्या में जमीन की कीमत आसमान छूने लगी है। उनका दावा है कि ट्रस्ट ने तो सस्ते में जमीन खरीदी है। जब ट्रस्ट हमसे आज से 3-4 महीना पहले जब बात हमारी हुई तो कई चक्र में बात हुई हमारी उनसे कि हमको ये जमीन लेना है। तो हमारी उनकी जब बात हुई तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में ये डील हो गई। उसमें किससे बात हुई थी? हमारे में चंपत राय जी थे और ट्रस्ट के 2-3 सदस्य और थे जिसको हम नहीं जानते हैं क्या है जी। तो क्या बातचीत हुई थी आप लोगों? बातचीत ये हुई कि हमको आपकी जमीन लेना है, तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। अच्छा, जमीन के जो फिर आपने रजिस्ट्री करवाई अपनी 18 करोड़ वाली, तो इसमें कुछ ये नहीं उन लोगों की तरफ से कहा गया कि भाई इसके रेट तो कम है? नहीं, ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज के जो समय है, आज का जो राम मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी जमीनें हैं, आज अगर उसका देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपए पर बिस्वा है। लगभग अगर इस जमीन की एक वैल्यू निकाली जाए लगभग 24.5 करोड़ रुपए लगभग इसकी वैल्यू है। जावेद आलम और सुल्तान अंसारी का दावा है कि जिस जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है उसकी वर्तमान कीमत तो 20 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इनका ये मानना है कि जमीन जो ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदी है वो दाम कम है, यानी कि क्योंकि अयोध्या में जब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई उसके बाद जमीन के प्राइस बहुत हाई हुए हैं, उसको देखते हुए इन दोनों का ये मानना है कि जो अभी करंट प्राइस उस जमीन का है वो 20 करोड़ के ऊपर है, जबकि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में ली है। ठीक है, ऐसा ही चंपत राय जनरल सेक्रेटरी तीर्थ क्षेत्र के जो है उन्होंने कल प्रेस रिलीज जारी की, वो भी उन्होंने वही यही चीज बताई है। अब ट्रस्ट भी सफाई दे रहा है कि इस जमीन खरीद में कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। जमीन बेचने वाले कह रहे हैं कि ये सौदा पूरी तरह सही है, लेकिन इस मामले पर सियासत अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। समर्थ श्रीवास्तव और बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। विपक्ष अपने आरोपों पर कायम है। उसके बढ़ते दबाव के बीच ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को वीडियो और ट्वीट के जरिए एक बार फिर से सफाई देनी पड़ी। चंपत राय का दावा है कि इस डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पहले तारीख पर तारीख और अब विवाद पर विवाद। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से पहले जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोपों ने खलबली मचा दी है। इस पूरे विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो पक्ष है, जरा एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। 2011 में सुल्तान अंसारी ने ये जमीन 2 करोड़ रुपए के एग्रीमेंट पर खरीदी थी। 2011 से लेकर 2020 तक सुल्तान अंसारी हर 3 साल में अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम जमीन का एग्रीमेंट कराते रहे। 10 साल में 4 बार जमीन का एग्रीमेंट हुआ। आखिरी बार 2019 में इस जमीन का एग्रीमेंट हुआ था। तब इसकी कीमत 2 करोड़ 16 लाख रुपए थी। ट्रस्ट के नाम जमीन करने से पहले सुल्तान ने जमीन का बैनामा अपने नाम पर करवाया, जिसके लिए पहले हुए एग्रीमेंट के हिसाब से सुल्तान को 2 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। सुल्तान ने जो जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी, अपने नाम बैनामे के बाद उस जमीन को उन्होंने ट्रस्ट को 18 करोड़ 50 लाख रुपए में बेच दी। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही
हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। अयोध्या जमीन खरीद को लेकर ट्रस्ट ने आज अपनी पूरी सफाई दे दी। एक तरफ चंपत राय ने अपना वीडियो जारी किया, दूसरी तरफ ट्वीट करके ये कहा कि इस जमीन में कोई भी काला काम नहीं है, उल्टे इस जमीन को कम दाम में खरीदा गया है और इसके लिए जो आधार बताया गया वो जमीन का मार्केट रेट। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस पूरे मामले पर पहले भी अपनी सफाई दी थी। अब उन्होंने इस मामले पर अपने रिकॉर्डेड बयान में कहा है कि जमीन का पूरा भुगतान बैंक के जरिए हुआ है। उनका दावा है कि इस जमीन खरीद में कुछ भी गलत नहीं हुआ। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। राम मंदिर के निर्माण में जुटे ट्रस्ट पर गंभीर आरोपों पर विश्व हिंदू परिषद भी नाराज है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने आरोप लगाने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा करने की हिदायत दी। हमने ट्रस्टियों को कहा है कि माफी पे मत छोड़ना, इसको इसकी परिणति तक पहुंचाना, मानहानि का दंड मिलना चाहिए। इसके बाद में ये विवाद और कहां तक जाएगा, ये निर्णय इन लोगों को करना। ये अजीब संयोग है कि अयोध्या में राम मंदिर की जमीन को लेकर कई सदियों तक विवाद चला। अब जब मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ तो जमीन का एक और विवाद सामने आ गया। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बनवीर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई को लेकर जहां सियासी बवाल बढ़ गया है, सीएम योगी ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया है। वहीं इस मामले में अब ट्विटर पर भी मुकदमे का शिकंजा कस गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 72 साल के अब्दुल समद की पिटाई का मामला राजनीति का नया संग्राम खड़ा कर चुका है। आरोप लगा था कि अब्दुल समद की पिटाई हुई, उनकी दाढ़ी काटी गई और उनसे जय श्री राम का नारा लगवाया गया। इस मामले में गाजियाबाद की पुलिस धार्मिक एंगल से मारपीट को नकार रही है। पुलिस ने जो तथ्य रखे हैं उसे हम आगे बताएंगे, लेकिन इस पर राहुल गांधी बनाम योगी आदित्यनाथ की जंग को देख लीजिए। राहुल ने ट्वीट किया था, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। इसी ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। योगी को राहुल गांधी पर हमले का ये मौका गाजियाबाद पुलिस की जांच से मिला है। पुलिस ने साफ कहा कि पिटाई में अब तक की जांच में कोई धार्मिक पहलू उजागर नहीं हुआ है। नारों जैसी जहां तक बात है, अभी तक उसमें कोई भी तथ्य इस तरह का सामने नहीं आया है कि वहां नारे लगवाए गए, ना ही इस तरह का हमको कोई वीडियो मिला है। अगर कोई इस तरह की चीज होती है या होगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी तथ्य प्रकाश में नहीं आया। अब्दुल समद से जय श्री राम कहलाने वाले और उनकी दाढ़ी काटने के आरोप समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान के साथ फेसबुक लाइव के बाद लगे थे, जबकि 5 जून के इस मामले पर 7 जून को उम्मेद पहलवान ने अब्दुल समद को साथ लेकर अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में धार्मिक पहलू का कोई जिक्र नहीं हुआ। पुलिस का दावा है कि बुलंदशहर के रहने वाले अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करते हैं और मुख्य आरोपी परवेश गुर्जर के कहने पर उन्होंने ताबीज बनाई थी, लेकिन वो अब्दुल समद से नाराज था क्योंकि ताबीज काम नहीं आई थी।
आरोपों के मुताबिक अब्दुल समद की पिटाई परवेश के साथ कल्लू, पोली, आदिल, आरिफ और मुशाहिद ने की। उस दिन उन्होंने कोई भी इस तरह की बात नहीं कही थी कि कोई धार्मिक शब्द बोलने के लिए, इनसे नारे लगाने के लिए कहा गया है या कुछ इस तरह की बात। इन्होंने एक नॉर्मल मारपीट अपना बताया था, उसी में हमने मुकदमा दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई इसमें कर रहे थे। तो और भी कोई चीज़ समय के साथ जैसे और चीज़ पता चली जब वीडियो आया, क्योंकि तब तक वो वीडियो नहीं आया था। वीडियो आने के बाद क्लियरली उसमें दिखाई दिया कि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी इन लड़कों ने की है, बहुत ही ज़्यादा अभद्रता की है। तो उसी के आधार पर, क्योंकि नो डाउट इस तरह के कृत्य से आप किसी के साथ इस तरह की छेड़खानी कर रहे हो तो उस कृत्य से धार्मिक सौहार्द बिगड़ सकता है, तो इस कारण से हमने इसमें धाराएं इसमें बढ़ाई हैं। आरोपियों में मुसलमान लड़कों के शामिल होने और पिटाई का वायरल वीडियो बिना ऑडियो के होने की वजह से धार्मिक वजह से पिटाई के आरोपों पर सवाल उठे हैं। हालांकि गाजियाबाद पुलिस की जांच में सामने आए इस तथ्य के बावजूद फेसबुक लाइव करने वाला उम्मेद पहलवान आरोपों पर कायम है। मेरा कहना यह है कि अगर ताबीज की बात आई है तो आप पुलिस को बताते, और आपका ताबीज से क्या नुकसान हुआ है। आपके घर में कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उस ताबीज से कोई मर गया हो, आपकी प्रॉपर्टी छिन गई हो, आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, तो आपको बताना चाहिए था कि साहब ताबीज से मेरा ये नुकसान हो गया। उसके बाद आपने उनको मारा, यह कानूनी अपराध। मारने के बाद मैं ये पूछना चाहता हूं परवेज गुजर और उसके साथियों से कि दाढ़ी काटने की आपकी मानसिकता क्या थी। आपने मारा अलग बात है, दाढ़ी क्यों काटी, आखिर दाढ़ी काटने की वजह क्या थी। ऐसी मानसिकता के लोग अभी भी हिंदुस्तान पे, धरती पे है, जो बवाल कराना चाहते हैं। तो हमने तो बड़ी शांतिपूर्ण मुकदमा लिखवाया। 2022 के यूपी चुनाव की जब सुगबुगाहट शुरू हो रही है तब ये मामला और सुर्खियां बटोर रहा है। अभिषेक आनंद, गाजियाबाद आज तक।